इस वीडियो में हम लोग रिसेंट डेवलपमेंट देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन से हुए हैं, जिनमें कि 100वां, 101, 102, 103, 104 और 105वां अमेंडमेंट देखेंगे जो कि रिसेंटली हुआ है। और साथ में ही आर्टिकल 368 को भी जानेंगे कि हम लोग कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिसेंट डेवलपमेंट देख लेते हैं। 100वां संविधान संशोधन 2015 में आया था। यह भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। हमारे कुछ जो इनक्लेव्स थे हमने बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश के जो कुछ इनक्लेव्स थे हमने ले लिए। इन्हीं सारी बातों को 100वां संविधान संशोधन में कहा गया है। 101वां अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया था। यह गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है, यानी कि जीएसटी से। और जीएसटी जो है वो इन्फोर्स्ड हुआ था, यानी कि लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स दो तरह से होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो हम सरकार को डायरेक्ट पे कर दें, और इनडायरेक्ट का मतलब हुआ कि हम लोग इनडायरेक्टली पे करते हैं। जैसे कोई चीज हम खरीदते हैं, गुड्स, जैसे कलम एक गुड्स हो गया, बुक हो गया, बिस्किट हो गया, साबुन हो गया, जो जब हम लोग खरीदते हैं तो उस पर एमआरपी पर परचेज करते हैं। उस एमआरपी पर ही एक टैक्स लगा रहता है जिसको कि इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और वही जो टैक्स है वो जीएसटी के अंतर्गत आता है। तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से रिलेटेड है और जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया था और इसके लिए जो बिल था 123वां जो बिल था 123rd बिल था। सबसे पहले पार्लियामेंट में ये बिल आता है और बिल जब पास हो जाता है और प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तब वो एक्ट बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है। तो 102वां अमेंडमेंट एक्ट जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए था। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 को ही हो गई थी, लेकिन यह संवैधानिक दर्जा नहीं हासिल किया था। अब जो है एनसीबीसी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया है। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला, जब आप हमारा वीडियो देखेंगे और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला, तो उसमें पाएंगे कि एनसीबीसी को मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में रखा है। तो अब यह जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है वो संवैधानिक दर्जा पा लिया है। किसके द्वारा? 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा। और आर्टिकल 338B में एनसीबीसी के बारे में लिखा गया है और आर्टिकल 340 में प्रेसिडेंट शैल एस्टेब्लिश अ कमीशन टू एग्जामिन द कंडीशन ऑफ सोशल एंड बैकवर्ड क्लास। देखिए, आर्टिकल 340 ये कहता है कि प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो बैकवर्ड क्लास का सोशल कंडीशन क्या है उसको जांच करने के लिए एक कमीशन बिठा सकते हैं। यही आर्टिकल 340 में कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग 103rd अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था। यह आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि गरीब सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है, जिसमें कहा गया है कि 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यहीं से आया है, यानी कि 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो किसके लिए है? तो ईडब्ल्यूएस जो सेक्शन है उनके लिए 10% रिजर्वेशन के लिए है। 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया। ओके, लोकसभा एंड राज्यसभा में इसे पास किया गया। राज्य विधानसभा, देखिए इसमें क्या था, इसको ऐसे समझते हैं। 104वां जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, इसमें कहा गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो एससी और एसटी की सीटें होती हैं उसको 10 सालों के लिए और बढ़ा देना है। इसमें दो बातें कही गई हैं। देखिए, लोकसभा में भी सीट होते हैं एससी और एसटी के लिए, और राज्य विधानसभा में भी यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सीट होते हैं एससी और एसटी के लिए। तो उनको क्या करना है कि 10 सालों के लिए वृद्धि कर देना है, यानी कि अब जो है यह 2030 तक हो गया है। और साथ में ही कहा गया कि एंग्लो इंडियन की जो सीट है उसको खत्म कर दिया जाए। एंग्लो इंडियन की सीट दो तरह से थी, यह रिजर्व ही थी एक तरह से मान लेते हैं। लोकसभा में 2 नॉमिनेट कर सकते थे प्रेसिडेंट, और राज्यों में एक जो एंग्लो इंडियन के लोग हैं उनको नॉमिनेट कर सकते थे गवर्नर। यानी कि जो विधानसभा जो होगी स्टेट लेजिस्लेटिव, यहां पर भी एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था गवर्नर के द्वारा, और लोकसभा में 2
एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा। अब इन दोनों चीजों को हटा दिया गया, यानी कि एंग्लो इंडियन की जो सीट थी वो खत्म कर दी गई है लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। तो 104वां जो अमेंडमेंट एक्ट है, हम लोगों ने सीखा यह दो लोगों के लिए है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो एससी और एसटी की सीट थी उसे और 10 सालों के लिए बढ़ा दिया जाए उनके रिजर्वेशन को, और एंग्लो इंडियन की जो सीट है लोकसभा में और राज्य विधानसभा में, इन दोनों को खत्म कर दिया जाए। लोकसभा में पहले 552 सीटें हुआ करती थी टोटल मैक्सिमम, लेकिन अब जो है मैक्सिमम सीट 550 बच गई हैं क्योंकि 2 माइनस कर देते हैं। ओके, और अभी जो इलेक्शन होता है 545 सीट पर होता है, लेकिन मैक्सिमम अभी लोकसभा में कितनी सीट हो सकती हैं? 550, 552 अब नहीं करना है। तो आई होप शो कि 104 अमेंडमेंट एक्ट में क्या नई चीजें आई हैं वो क्लियर हो गया होगा हम लोगों को। फिर से एक बार देख लेते हैं। 104th अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो एससी और एसटी की जो सीटें थी उनको 10 वर्षों के लिए और वृद्धि कर देते हैं उनके आरक्षण को। और एंग्लो इंडियन की जो सीट थी, एंग्लो इंडियन की जो सीट थी 2 जगह थी, एक लोकसभा में 2 सीट थी और राज्य विधानसभा में 1 सीट थी। राज्य विधानसभा में गवर्नर अपॉइंट करते थे, यानी कि नॉमिनेट करते थे इनको, और लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे। अब ये दोनों चीजें खत्म हो गई हैं और लोकसभा में इस तरह से अब मैक्सिमम 550 सीट रह गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं 105th जो अमेंडमेंट एक्ट है वो, ये भी 2021 में आता है अभी, और यह जो था 127th बिल था, यानी कि यह जब पास हुआ तो एक्ट बना 105th अमेंडमेंट एक्ट। 10 अगस्त 2021 को लोकसभा में पारित होता है, यानी कि पास हो जाता है। 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा में होता है और 18 अगस्त को प्रेसिडेंट की एसेंट यानी कि मंजूरी मिल जाती है। ये डेट भी याद रखना होगा, कई बार एग्जामिनेशन में अभी पूछ लिया जाता है कि 105th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लोकसभा में कब पारित हुआ? 10 अगस्त को, राज्यसभा में 11 अगस्त को, और प्रेसिडेंट का एसेंट यानी कि मंजूरी जो है कब मिला था? तो 18 अगस्त 2021 को। इसका उद्देश्य क्या है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, यानी कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्य की शक्ति को बहाल करना। देखिए 102nd जो अमेंडमेंट एक्ट आया था वो किसके लिए था? एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। तो संवैधानिक दर्जा हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, तो वो उस पे सेंटर का कंट्रोल हो गया। तो जो स्टेट थे, हम लोग जानते हैं कि जैसे कि ओबीसी का, जैसे अभी महाराष्ट्र में इशू चल रहा था कि मराठा रिजर्वेशन के लिए, मराठा, या जैसे कि गुज्जर का चलता है राजस्थान में, जाट का चलता है हरियाणा में। तो अब हरियाणा सरकार जो है अपने यहां वो जाटों को आरक्षण दे सकती है ओबीसी, लेकिन हो सकता है कि सेंटर जाटों को वो ओबीसी ना माने, जनरल ही माने, ऐसा हो सकता था। लेकिन इससे पहले क्या था कि जैसे ही 102वां अमेंडमेंट हुआ था वो जो पावर है केवल सेंटर को चली गई थी। तो अब यह जो है 105 जो अमेंडमेंट एक्ट है वो फिर से कहता है कि नहीं, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल करना है। यानी कि अब राज्य जो है वो पहचान कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन से जो लोग हैं वो पिछड़े वर्ग में हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, और वो उनको रिजर्वेशन दे सकती है। एक्चुअली इसके पीछे क्या हुआ था कि 5 मई 2021 के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार 102वां अमेंडमेंट एक्ट लागू होने के पश्चात समुदायों को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने, बाहर करने की राज्यों की शक्ति समाप्त हो गई थी। लेकिन यह अच्छा नहीं था उस तरह से देखा जाए तो। नवीनतम संशोधन के अनुसार प्रत्येक राज्य और यूटी भी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकेंगे जो केंद्र से भिन्न हो सकती है। ओके, अब अपने अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो डिसाइड कर सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग की सूची कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन से लोगों को हम लोग पिछड़ा वर्ग में रख सकते हैं। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बहाल कर दिया ये 5 मई 2021 को अपने आदेश के द्वारा। तो आई होप सो कि 105th अमेंडमेंट एक्ट समझ में आ रहा होगा। फिर से समझते हैं एक बार। सबसे पहले 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो है लोकसभा में 10 अगस्त 2021 को पारित होता है, राज्यसभा में 11 अगस्त को
और प्रेसिडेंट को का मंजूरी जो है 18 अगस्त को मिल जाता है। आखिर 105 हम लोगों ने अमेंडमेंट क्यों किया? क्योंकि देखिए 102 जो अमेंडमेंट था उसके चलते एनसीबीसी को, यानी कि जो ओबीसी क्लास था, वो अल्टीमेटली सेंटर के हाथ में आ गया था। अब सेंटर डिसाइड करता कि कौन जो लोग हैं वो ओबीसी हैं, और यहां से स्टेट का जो पावर है छीन लिया गया था। लेकिन इसी को हमने 105वें अमेंडमेंट से फिर से बहाल कर दिया कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल करना, यानी कि इसे हटा दिया गया था उस शक्ति को, और फिर से अब राज्य सरकार जो है या यूनियन टेरिटरी की जो सरकार है वो बहाल कर सकती हैं अपने यहाँ की, वो कैसे चूज करेंगे कि उनके यहाँ कौन कौन से बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। और यह 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के अनुसार 102वें अमेंडमेंट एक्ट को लागू होने के पश्चात समुदायों को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने बाहर करने की राज्यों की शक्ति समाप्त हो गई थी। अब उसे इसने लागू कर दिया है। नवीनतम संशोधन के अनुसार प्रत्येक राज्य यूटी इवन यूनियन टेरिटरीज भी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकेंगे जो केंद्र से भिन्न हो सकती हैं। यह है 105वां अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हम लोग कैसे होता है हमारे यहाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता कैसे? एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पार्ट 20 में लिखा गया है। आर्टिकल 368 आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। और यह जो है साउथ अफ्रीका से हमने लिया था, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है हमने अलग अलग कंट्री से लिए हैं। जैसे प्रीएम्बल को हमने, प्रस्तावना जो है वो हमने यूएसए से लिया है। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है साउथ अफ्रीका से लिया है। आर्टिकल 368 यह कहता है कि पार्लियामेंट संविधान में नए उपबंध जोड़कर या हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। अर्थात कि अल्टीमेटली किसके पास पावर है संविधान संशोधन करने की? पार्लियामेंट की। भारत में और कोई दूसरा बॉडी नहीं है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि संविधान में संशोधन कर सके। केवल और केवल पार्लियामेंट ही कर सकती है संविधान में संशोधन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। कुछ अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट थे उनको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ही आ गया था और इसमें हमने 9th शेड्यूल जोड़ा था। जब हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे पास 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे। लेकिन हमने 1951 में ही एक नया शेड्यूल जोड़ दिया, तो वो 9th शेड्यूल हो गया। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने 9th शेड्यूल को ही जोड़ा था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल थी। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में 9th शेड्यूल को हमने जोड़ा और यह किससे रिलेटेड थी? भूमि सुधार से थी। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आता है जो कि 10वां शेड्यूल जोड़ता है दल बदल रोक करने के लिए, एंटी डिफेक्शन इसको कहते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास आज 12 शेड्यूल हो गए हैं, तो जितने सारे शेड्यूल हैं कब कब हम लोगों ने जोड़ा उनको यहीं पर देख लेते हैं। 8 शेड्यूल थी हमारा 26 जनवरी 1950 तक। फर्स्ट अमेंडमेंट था 1951 में, उससे हमने 9th शेड्यूल को जोड़ लिया। भूमि सुधार के बारे में यह डील करता है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 आता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना 10वां शेड्यूल जोड़ा, यानी कि 85 में हमने 10वां शेड्यूल जोड़ लिया। यह दल बदल पर रोक करने के लिए है जिसे एंटी डिफेक्शन कहते हैं। 73वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आता है, हमने 11th अपना शेड्यूल जोड़ा और यह पंचायती राज से है। और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आता है, इसमें हम लोगों ने अपना 12वां जो है 12th शेड्यूल जोड़ दिया और यह नगर पालिका से है। तो इस तरह से हमारा शेड्यूल का डेवलपमेंट होता है। अब हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल हैं। नेक्स्ट जो है 7th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1956 में आता है। 1956 में जो है 7th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से रिलेटेड है। राज्यों के 4 वर्ग होते थे पहले जब हम लोग आजाद हुए थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। इसको समाप्त कर दिया और इनके स्थान पर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बने। अर्थात कि 1956 में हमारे पास कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी थे? 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थे। और जो सबसे पहला जो भाषा के आधार पर स्टेट बना था वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो था वो भाषा के आधार पर 1953 में ही बन गया था, 1953 में ही बन गया था। तो बहुत सारे स्टेट ने मांग उठाना स्टार्ट कर दिया कि भाषा के आधार पर मुझे भी डिवाइड कीजिए। इसीलिए इसके लिए एक कमीशन बिठाया गया था
जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहलाता है 1956 में, और फिर उसने कहा कि नहीं अब राज्यों को भाषा पर बांटना चाहिए। तो 53 तक, यानी कि आंध्र प्रदेश 53 में बन गया था, तब हमारे पास 14 स्टेट थे। और फिर सिलसिला स्टार्ट होता है 1960 से, जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी को यानी कि बॉम्बे स्टेट को 2 स्टेट में बाइफर्केशन किया जाता है, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। यह भाषा के आधार पर हुआ था, लेकिन सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बन चुका था। 10th अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं, 1961 में आता है। इसमें दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर लिया जाता है एज अ यूनियन टेरिटरी। 12th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1962 में आता है। इसमें गोवा, दमन एंड दीव को भी यूटी बनाया जाता है। सबसे पहले 62 में गोवा को यूनियन टेरिटरी था। गोवा जो है स्टेट 1987 में बनता है, इसलिए अभी जितने सारे हमारे यूनियन टेरिटरी थे, कैसे कैसे हम लोगों ने उनको हासिल किया उनके बारे में देख लेते हैं। 10वां जो अमेंडमेंट एक्ट था 1961 में, उसके द्वारा हमने दादर नगर हवेली को अपना यूटी बनाया। 12वां जो संविधान संशोधन था 1962 में आया था, गोवा, दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी बनाया। 13वां जो अमेंडमेंट एक्ट 1962 आया, इसमें नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दे दिया गया और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हो गई। और 14वां जो अमेंडमेंट एक्ट 1962 था, इसके द्वारा हमने पुडुचेरी को अपना यूटी बना लिया। नेक्स्ट जो है 18वां जो अमेंडमेंट एक्ट है 1966 में आया था। पंजाब को भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। पंजाबी लैंग्वेज को पंजाब दे दिया गया और हिंदी लैंग्वेज को हरियाणा दे दिया गया। यानी कि जो हरियाणा है वो हरियाणवी भाषा पर नहीं गठित हुआ है, वो हिंदी भाषा पर गठित हुआ है। ये भी ध्यान में रखना होगा। इसका जो गठन है पंजाब, ये हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को होता है। और पर्वतीय क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश को ये लोग यूटी और चंडीगढ़ को भी यूटी कर देते हैं। पहले क्या था कि पंजाब एक ही में था, वो हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा सब एक ही में था। लेकिन 1966 को हरियाणा को तो एक स्टेट बना दिया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाया जाता है, चंडीगढ़ को भी यूटी बनाया जाता है। और फाइनली हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को स्टेट का दर्जा दिया जाता है और चंडीगढ़ अभी भी यूटी ही है। और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में आता है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में हम लोगों ने रख लिया। देखिए, जब हम लोग आजाद हुए, मतलब कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे पास 14 भाषा थे जो कि 8th शेड्यूल में थे। 8th शेड्यूल में क्या है, भाषा से रिलेटेड है। जो 8वीं अनुसूची है यानी कि शेड्यूल, उसमें 14 भाषाएं पहले थी, लेकिन आज जो है 22 भाषाएं हो गई हैं। तो कैसे 22 भाषाओं को हमने जोड़ा उसको अब देखते हैं। 21वां संविधान संशोधन से हमने सिंधी भाषा को 8वीं सूची को कर लिया। अब हमारे पास यह 15 भाषा हो गए, 22 मतलब कि 8वीं अनुसूची में, उसको शेड्यूल को अनुसूची बोलते हैं। 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 आता है। इसमें हमने नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा। और 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 आता है। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को हमने अपने 8th शेड्यूल में जोड़ लिया। इस तरह से हमारे पास टोटल आज 22 भाषा हो गए। तो हमने 22 भाषाओं का सफर कैसे तय किया अपने 8th शेड्यूल में? तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस समय 14 भाषा थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल के लिए। और 21वां जो अमेंडमेंट एक्ट होता है, सबसे पहले सिंधी को हम लोगों ने जोड़ा। फिर 71st अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हुआ था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा। और 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हमने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहे, और नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक बार और मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाला वीडियो और ले आऊँगा, जो कि इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने अमेंडमेंट किए हैं। सो थैंक्स एंड टेक केयर।